तो साथियों, जैसा वादा किया था एविडेंस एक्ट की अगली क्लास के लिए हम लोग मिलेंगे। तो जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, हमने पहले तो पढ़ा था कि कौन से जो जजमेंट हैं वो आप पेश कर सकते हो। अब जो टॉपिक आ रहा है, हमने बात की थी एडमिसिबिलिटी पे। ये जो अगला टॉपिक है, थोड़ा सा ये बता देता हूँ मैं। पिछली क्लास में हमने जो बात की थी कि कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिनको आपको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। उनको कोर्ट मानता है कि हाँ ये होता है, और किस आधार पर मानता है कि पर डे वही चीज़ होती है, रिपीट होती है, वो सब चीज़ें होती हैं। जैसे सुबह होती है, हाँ कोर्ट मानता है, 12 बजते हैं, बिल्कुल कोर्ट मानता है ना। देश में कानून चलता है, मतलब ये सब चीज़ें जो नॉर्मली होती हैं उनको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, फिर भी कोर्ट ये कह सकता है कि कोई चीज़ है, जैसे कोई त्यौहार वगैरह है जो नॉर्मली जानकारी नहीं होती, वो कह सकते हैं कोई बुक वगैरह ऐसा कुछ हो आपके पास तो आप पेश कर सकते हैं। बाकी वो जुडिशियल नोटिस करेगा, उस फैक्ट की न्यायिक अपेक्षा करेगा, ठीक है। हाँ, दूसरा मैंने बताया था कि देखो, भले ही इसमें केवल रिलेवेंट फैक्ट का लिखा है, लेकिन फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड जो फैक्ट होता है वही रिलेवेंट होता है, अर्थात विवादक तथ्य जिस पे विवाद होता है। मैंने कहा कि मेरी जो शादी हुई थी वो 18 जून 2021 को हुई थी साहब। सामने वाला जो पक्षकार है वो मेरी वाइफ है, और वो ये चीज़ एक्सेप्ट करती है कि हाँ 18 जून 2021 को शादी हुई थी। तो अब इस चीज़ पे विवाद ही नहीं है कि शादी हुई थी नहीं हुई थी, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो जो चीज़ पे विवाद ही नहीं है वो न्यायालय फिर उसके लिए सबूत मांगे, है ना। ये आवश्यक नहीं है, न्यायालय मान लेगा कि जिनमें विवाद ही नहीं है, दोनों स्वीकार कर रहे हैं, हाँ ऐसा होगा। लेकिन जरूरी नहीं, कोर्ट मांग कर सकता है कि कोई प्रूफ हो, मैरिज सर्टिफिकेट, शादी के फोटो वगैरह, एटलीस्ट एनी प्रूफ मांग सकता है। लेकिन मांग क्यों सकता है? क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे ना, कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें एक्यूज्ड एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कोर्ट को लगता है कि ये एक्सेप्ट तो कर रहा है, लेकिन हो सकता है बाहरी दबाव हो, इस पर प्रेशर हो, इसलिए कर रहा है। तो वहाँ पर उसको, किसको, कोर्ट को विवेकाधिकार दिया गया है कि वो वहीं पर जजमेंट करते, या वो पूरी ट्रायल करा के और फिर देखे कि हाँ एक्चुअल में एक्यूज ने अपराध किया कि नहीं। तो उस कंडीशन में ये चीज़ें काम आती हैं। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, है ना। तो जो सेक्शन थी
के स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। तो इसमें जब आप पढ़ेंगे कि किसी ऐसे फैक्ट को किसी कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, या जैसे वे सुनवाई के पूर्व किसी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप कोई भी सिविल की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप कोई भी या क्रिमिनल की भी कर लो आप, तो परिवाद आप पेश करते हो तो लिखित में करते हो, है ना। या सिविल में बात करें तो आप केस जो फाइल करते हो वो आप कैसे करते हो? प्लेंट को क्या बोला जाता है? कोई भी आप दावा पेश करते हो तो बात दायर करते हो ना, तो आप बात पेश करते हो, मतलब अरे यार प्लेंट को क्या बोलते हैं, जो भी बोलता है, सामने वाला जो होता है वो उसका लिखित कथन पेश करता है, रिटर्न स्टेटमेंट। तो प्लेंटिफ ने प्लेंट में एक बात कही कि हमारी शादी इस दिनांक को हुई, उस चीज को जो सामने वाला है अपोजिट पक्षकार वो एक्सेप्ट कर रहा है, हुई। किस चीज में एक्सेप्ट कर रहा है? अपना रिटर्न स्टेटमेंट। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अपने स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अगर वो स्वीकार कर लेते हैं तो उसको भी साबित करना आवश्यक नहीं है। या जिनके बारे में अभिवचन संबंधी किसी तत्समय प्रवृत्ति विदित वही सीपीसी अभिवचन रीडिंग ड्राफ्टिंग इनके अधीन समझ लिया जाता है कि उन्होंने अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पर परंतु आपको ध्यान रखना है कि परंतु न्यायालय स्वीकृत तथ्यों का मतलब ऐसे फैक्ट जिन पर कोई विवाद नहीं है, provided that the court may in the discretion require the fact admitted to be proved otherwise than were such admission। अर्थात परंतु न्यायालय स्वीकृत तथ्यों का ऐसी स्वीकृतियों द्वारा साबित किए जाने से अन्यथा साबित किया जाना अपने विवेकानुसार, मतलब कोर्ट के पास डिस्क्रिएशन पावर है ना, कि वो पूरी ट्रायल भी फेस करा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो टॉपिक आ रहा है भाई साहब, इसको ढंग से समझ लेना। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूरे एविडेंस एक्ट में यही है कि जो एविडेंस होता है वो कितने तरीके का होता है। क्या जिसने केवल देखा है वही एविडेंस दे सकता है, या जिसने कोई चीज़ सुनी है वो दे सकता है, या जिसने टच की है? मैडम वो व्हाट्सएप स्टेटस पे बोला था ना कि सेंस वाली बात, कि साल भर हो गया होगा लगभग इस बात को, लेकिन आज भी गारंटी से है कि आपको अर्थ पता नहीं होगा, तो आप सुन लें। उस सेंस का अर्थ है इंद्रिय। ये कानून में लिखा है कि आपने किसी भी इंद्रिय द्वारा कोई फैक्ट बोधगम्य बना हो, जैसे एक गूंगा और बहरा व्यक्ति आंखों से देख के, एक अंधा और कहूं कि बहरा व्यक्ति भी नाक से सूंघ के, अपने टच के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से कोई फैक्ट को महसूस कर सकता है। अभी उदाहरण दूंगा कई सारे, है ना। एक जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है अध्याचार, ओरल एविडेंस के विषय में, मौखिक साक्ष्य। देखो, हम जब एविडेंस की
परिभाषा पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। आपने शुरू में ही पढ़ा कि साक्ष्य अर्थात दो तरीके का, एक जो ओरल एविडेंस है, इसको कैसे डिफाइन किया है, तो उसको बोला है कि वे सभी कथन जिनके जांचाधीन विषय में, मतलब जिस विषय में कोर्ट जांच कर रहा है, न्यायालय साक्षी द्वारा किए जाने की अपेक्षा करता है या अनुमति देता है, उसको आप बोलते हैं ओरल एविडेंस। आपने कई सारी मूवीज देखी होंगी या जनरली आपने यही वाला एविडेंस देखा होगा। जो नॉर्मल लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपने केवल यही देखा होगा कोर्ट में कि एक व्यक्ति आता है गवाह बन के और वो कटघरे में खड़ा होके बयान देता है, ये एविडेंस है। हाँ है, इसको बोलते हो आप ओरल एविडेंस। बट ये एक साइड है एविडेंस का। दूसरा जो साइड है उसको बोलते हैं रिटन एविडेंस, अर्थात डॉक्यूमेंट्री, दस्तावेजी साक्ष्य। अब इस दस्तावेज में पुरानी जो एविडेंस एक्ट थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ऐड था और परिभाषा में भी नई वाली में भी है। तो जो डॉक्यूमेंट्री है, क्योंकि आप दस्तावेज की भी जब परिभाषा पढ़ते हैं तो वहां पर भी दस्तावेज में केवल कागज पर लिखना करना दस्तावेज नहीं होता। वहां पर परिभाषा में लिखा है कि किसी पदार्थ पर, अब पदार्थ कुछ भी हो सकता है ना। इम्पोर्टेंट है इसका मोटिव कि वो जो आपने लिखा है, अंकित किया है, साइन किया है, अंगूठा लगाया है, निशान बनाया है, एनीथिंग एल्स, पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था, रिकॉर्ड करने के लिए था या केवल लिख के मिटाने के लिए था। अगर आपका पर्पस रिकॉर्ड करने के लिए था, अर्थात अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते, मान लो एक बोर्ड है मेरे पास, ठीक है ना, आप लोग अगर ऐसे ही साथ देते रहे और मेरे इन वीडियोस को वायरल करते रहे देश विदेश में, हाँ खुशी होगी आपको कि बहुत ज़्यादा लोग यूके वाले देखते हैं मेरा वीडियो और आसपास वाले तो देखते ही हैं। इंडिया से ज़्यादा वहाँ से मिल रहा है, जो फॉलोअर हैं उनसे ज़्यादा नॉन फॉलोअर देख रहे हैं। लेकिन उनकी वजह भी शायद आप लोग हैं, है ना। तो मुद्दे की बात यह है कि दूसरा कि डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस होता है ना, वो किसी भी पदार्थ पे हो सकता है। मैटर करता है पर्पस क्या था, इंटेंशन क्या था। अगर यहाँ पे बोर्ड होता और मैं उस पर लिखता और सामने ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे होते और मैं लिख के छोड़ जाता यहीं कि कल इसको यहीं ऐसे ही रखे रहना, कल आके इससे क्वेश्चन पूछूंगा, यहाँ पे मेरा पर्पस हो गया उसको रिकॉर्ड करने का। अब बोर्ड एक एविडेंस है, लेकिन लिखा और मिटा दिया आपने लिख के उसमें से, तो वो नहीं है ना। तो पर्पस ये आप ध्यान रखें। तो ये पता है जिसने भी ये कॉल किया था ना, ये आकाश लोधा नाम का लड़का है। इतना नकारात्मक व्यक्ति है कि मुझे मिल के भी बोलता है ये हो क्या रहा है, ये हाथ पैर कैसे हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। बेटा किसी का हौसला नहीं बढ़ा सकते ना आप, तो उसको कम से कम डिप्रेस मत कीजिए। थोड़ा बहुत कुछ तो सीख लिया होता मुझसे अगर मेरा स्टूडेंट है तो। अब कॉल मत करना, ध्यान रखना लाइव के दौरान। खैर हाँ, तो
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप समझ गए होंगे। तो अध्याचार में उन्होंने कहा कि जो ओरल एविडेंस है, मौखिक साक्ष्य है, उसके विषय में है ना। बोल रहे हैं कि ओरल एविडेंस द्वारा जो फैक्ट्स हैं उनको आप प्रूफ कर सकते हैं, है ना। ओरल एविडेंस के माध्यम से जो आप मूवीज वगैरह में देखते हो, जो कटघरे में एक व्यक्ति होता है वो खड़ा होकर गवाही देता है, उसके माध्यम से आप किसी फैक्ट को प्रूव कर सकते हो। बट उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसकी अंतर वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकते हैं। मतलब देखो, एक सिविल जज आप जब तैयारी करते हैं, और सिविल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसको आप बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा, किस्मत की बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो पुराना था ना 1872, और एविडेंस एक्ट जो पुराना है 1872, दोनों एक ही डेट को बने। तो वो जो एक्ट है सिविल का, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो ओरली भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपसे फोन पर बोलकर एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि मेरी गाड़ी, खैर मैं भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, मुद्दे की बात है कि एविडेंस, अब वो ये कह रहा है कि दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब वो कॉन्ट्रैक्ट एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट था जिसके संबंध में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, उस डॉक्यूमेंट के सिवाय आप ओरली उसको प्रूव नहीं कर सकते। अर्थात मैंने एक लेटर लिखा, आपको लिखा, उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है ये मुझे पता है। जब ये लेटर आपको मिलेगा तब आपको पता होगा कि इस लेटर के अंदर लिखा क्या है। ठीक है, तो अब वो पोस्टमैन जिसने लेटर दिया, वो केवल इस बात का साक्ष्य दे सकता है ओरली कि हाँ लेटर में इनके पास, मतलब आपके पास लेके गया था। वो इस बात का एविडेंस नहीं दे सकता है कि लेटर में क्या लिखा हुआ है। ठीक है साहब, आशा करता हूँ इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। इस धारा को जो कहती है कि डॉक्यूमेंट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अर्थात सीडी, पेन ड्राइव वगैरह, उसके सिवाय आप ओरली के उसके अंदर क्या लिखा है मैं बता दे रहा हूँ ना साहब, ऐसा साबित नहीं कर सकते। साहब कहेंगे कि तुम मुंह मत चला, वो हम पढ़ लेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गया। नेक्स्ट सेक्शन आती है इसकी कि मौखिक साक्ष्य जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए। कि
जो ओरल एविडेंस जो कोर्ट में गवाह आ रहा है ना गवाही देने, तो वो गवाह ऐसा होना चाहिए जिसने वो एविडेंस डायरेक्ट प्राप्त किया, अर्थात कैसा होना चाहिए? मैं अगर इस बात का एविडेंस दे रहा हूं, ऐड कर ले रहा हूं, couldn't add guest, this person was unable to join, become a technical, okay done, मोहन भदौरिया, share podcast, ओके। खैर अभी ये सब तो बात की बातें हैं, अभी अपन इस पे ही आ जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में चाहे वे कैसे ही क्यों ना हो प्रत्यक्ष होना चाहिए भैया, डायरेक्ट होना चाहिए जो एविडेंस है प्रत्यक्ष। अगर मैं ये कह रहा हूं कि गौरव भट्ट, या चलो गौरव भट्ट को आप सभी जाने, ये जरूरी नहीं है, एक ए नामक व्यक्ति है, उसको बी ने चाकू मारकर हत्या कारित की, इस बात का साक्ष्य कौन दे सकता है? ओरली वही जिसने चाकू मारते उसको देखा, या वो कि देख के वो घर गया, घर जाके मैंने बताई किसको? अपनी मम्मी को। अब मम्मी आके बता रही हैं मैं मोड़ा है तो ए बुतनक थोड़ो सो थक गओ, जैसे आ नहीं, मैं बता रही हूँ बान जा गई थी कि जान जाए मार। तो कोर्ट कहता है कि इसी को बोलता है हेयर से एविडेंस, अनुश्रुत साक्ष्य, सुना सुनाया जाने वाला साक्ष्य जो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसी के अपवाद आपने पढ़े थे, रेस जस्टे आपने पढ़ा था, कन्फेशन आपने पढ़ा, एडमिशन आपने बहुत सारे इसके वो पढ़े अपवाद। तो आशा करता हूँ पहली चीज आप समझोगे कि जिसने देखा है, जिसने सुना है, इंद्रिय एक जी कर्णेंद्रिय। अब सुना है कैसे? मान लो मैं अंधा हूं, ए बी को मार रहा है, वो बाकायदा नाम ले रहा है, खुद का ले रहा है, उसका ले रहा है, वो आवाज पहचानता है, वो उसने जब चाकू मारा वो चिल्लाया, वो सब उसने अपने कानों से सुना। तो डायरेक्ट एविडेंस है, उसने अपनी इस सेंस, इस इंद्रिय के माध्यम से बताया, तो वो दे सकता है। अब मान लो वो अंधा भी था, बहरा भी था। एक मूवी याद आ रही है मेरे को, कादर खान और अनुपम खेर की। कादर खान जिसमें केवल देख पाता था, सुन बोल नहीं पाता था, और अनुपम खेर जो देख नहीं पाता था, आवाज वगैरह सूंघ लेता था, सूंघ लेता था। तो एक मर्डर होता है ना, कादर खान ने देखा होता है किसने किया है, अनुपम खेर ने सुना होता है। दूसरा उसमें एक लेडी होती है, तो लेडी का वो परफ्यूम, जब वो लेडी कोर्ट में जा रही होती है तो वो एविडेंस के दौरान वो चीज बता देता है कि हाँ साहब बिल्कुल अभी जो कोई गुजरा है यहाँ से, यही परफ्यूम था, यही है वो। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि आपकी हर इंद्रिय द्वारा एक लास्ट आपकी बचती है स्पर्श। लोग कहते हैं कि जो अंधे होते हैं ना, वो अपने हाथों से, अपने स्पर्श के माध्यम से सामने वाले का चेहरा बिल्कुल एग्जैक्ट महसूस कर लेते हैं, चित्र तक बना देते हैं, और आप देखेंगे तो आप कह नहीं पाएंगे कि ये अंधे थे। इसलिए गॉड गिफ्टेड हैं वो लोग जिनके कुछ सेंस बंद हैं, क्योंकि उनके कुछ सेंस बंद होने से बहुत सारे सेंस चालू हो जाते हैं। और मैं तो
सभी महिलाओं से एक ही निवेदन करूँगा कि आपको अगर ये 5 सेंस खोलना है ना, ये कहलाते हैं नॉलेज वाले ज्ञानेंद्रियाँ। आपको अपनी एक कर्मेंद्रिय बंद करना पड़ेगी, और वो कर्मेंद्रिय ये जबान जिस दिन आपकी बंद हो जाएगी ना, आप सुनना चालू कर जाओगे, आप समझना चालू कर जाओगे, है ना। तो ओपिनियन है, मानो तो मानो, ना मानो तो मेरा क्या जा रहा है, अपना मैं इसमें तेरा घाटा, अपना कुछ नहीं जाता। खैर तो आशा करता हूँ डायरेक्ट एविडेंस आप समझ गए होंगे, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। क्या कि परंतु विशेषज्ञों की राय, अब देखो एक एक्सपर्ट है, वो लिख के चला गया, वो मर गया, तो आप कहां से बुला लोगे एक डॉक्टर पढ़ते हैं इसको पहले कि परंतु विशेषज्ञों की राय जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्तावित की जाने वाली किसी पुस्तक में अभिव्यक्त है, और वे आधार जिन पर ऐसी राय धारित है, यदि रचयिता मर गया है या वह मिल नहीं सकता है या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या उसे वही इतने विलंब है कि बिना तो साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता हो, ऐसी पुस्तकों को पेश करके साबित किए जा सकेंगे। सीधी बात है ना, रचयिता मर गया वो पुस्तक में, ऐसी मैंने बताया था आपको विसरा रिपोर्ट क्या 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 कंडीशनें होती हैं, देखा जाता है प्रैक्टिकली, 21 दिन बाद क्लियर हो जाता है। तो फिर वो चूंकि वो मर चुका है तो आपको पेश कर सकते हो उस रिपोर्ट को। अगर कोई ऐसी पुस्तक है, डीएनए है, आप जब बीएनएसएस पढ़ाएंगे तो उसमें वैज्ञानिकों की एक ऐसे विभागों के नाम पढ़ेंगे जिन विभागों का कोर्ट में आके एविडेंस देना आवश्यक नहीं होता, वो अपनी रिपोर्ट भेज देते हैं बस। जिसका उदाहरण है सबसे बड़ा डीएनए, कि जिसने डीएनए रिपोर्ट बनाई है उसका आगे किस आधार पे बनाई है ये सब बताना जरूरी नहीं है, किताबों में खूब लिखा है, इन आधारों में बनाते हैं, डीएनए कैसे क्या कार्य करता है वो सब लिखा है। तो ये परंतु उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने पढ़ लिया ओरल एविडेंस के विषय में, अब आता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वाह कितना टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया। मुझे लगता है कि इतना ही इनफ करते हैं, आप लोग भी ज़्यादा अभी के लिए इतना, पर देखता हूँ दूसरा बनाता हूँ, अभी डालता हूँ, मतलब सुबह तक आपको दूसरा भी मिल जाएगा वीडियो। और इस बार फिर भूल गया मैं, वीडियो शुरू करने से पहले ही मुझे बोलना चाहिए था कि देखो भैया वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, साझा करो, कमेंट लिखो, क्वेश्चन पूछो, नेक्स्ट वीडियो में आंसर मिलेगा। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है मन में तो जरूर पूछो, मेरे अंदर ये अहंकार मत आने दो कि मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना, आपके मन में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये अहंकार मत आने दो, क्वेश्चन पूछो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।